अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है, बल्कि एक नया चैप्टर है, होम्योस्टेसिस। बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन रखता है। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशंस और इन्वायरमेंट। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने इन्वायरमेंट को समझना है। इन्वायरमेंट क्या है या इंटरनल जो कंडीशंस हैं वो क्या है। तो इन्वायरमेंट हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक को हम इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं जबकि दूसरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहलाता है। तो बॉडी के एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट में बहुत बड़ी चेंजेस हैं, क्योंकि आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आपके इंटरनल इन्वायरमेंट से काफ़ी चेंज है। तो इसको किस तरह मेंटेन रखा जाता है, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंटरनल इन्वायरमेंट यानी इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द ब्लड या इनसाइड द सेल, ये आपका इंटरनल इन्वायरमेंट कहलाता है। जबकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आउटसाइड द बॉडी यानी एटमॉस्फेयर है, बॉडी के बाहर हवा है, टेम्परेचर है, सर्दी है, गर्मी है, इसी तरह खुश्की है, नमी है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहलाता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट में काफ़ी फ़र्क होता है, क्योंकि आपका एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है वो हर वक्त बदलता रहता है, कभी गर्मी है तो कभी सर्दी है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने के लिए हमारे पास होम्योस्टेसिस है जो इसको मेंटेन रखता है। अगर होम्योस्टेसिस ना होता तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कभी गर्मी इतनी होती है कि 48 पर पहुंचती है और बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए 37। अगर होम्योस्टेसिस ना होता तो इंटरनल टेम्परेचर भी एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ साथ 48 पे चला जाता है, जिससे बॉडी के सेल्स की डेथ हो जाती, जिससे आपके ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिजम्स की भी डेथ काज हो जाती। तो इसको मेंटेन रखने के लिए होम्योस्टेसिस अपना काम कर रहा होता है, जिससे इंटरनल टेम्परेचर एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। तो इसी होम्योस्टेसिस की वजह से गर्मियों में भी हमारे बॉडी टेम्परेचर 37 या इसके आसपास ही रहता है और सर्दियों में भी ज़्यादा लो नहीं होता। अगर होम्योस्टेसिस ना होता तो एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ साथ इंटरनल टेम्परेचर भी चेंज हो जाता, जिससे बॉडी के सेल्स की ऑटोमेटिकली डेथ हो जाती, जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता। तो होम्योस्टैटिक कंडीशंस की चंद एग्जांपल है हमारे बॉडी के पास या हमारे बॉडी में। बॉडी टेम्परेचर जैसे 37 पर नॉर्मल रहता है, तो इसको मेंटेन भी किया जाता है, यानी गर्मी में भी यही रहता है और सर्दियों में भी यही रहता है। होम्योस्टेसिस इसको भी मेंटेन करता है। जो आपका अगला टॉपिक होगा थर्मो रेगुलेशन में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह बॉडी टेम्परेचर को ये मेंटेन रखता है। इसी तरह आपका बॉडी का पीएच है, बॉडी के मुख्तलिफ़ पार्ट्स में मुख्तलिफ़ पीएच काम करता है। जैसे कि माउथ में अलग पीएच है, स्टोमक में अलग पीएच है। स्टोमक में सपोज़ करें कि आपका 2 पीएच पर ये डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरह से फंक्शन कर रहा होता है। अगर पीएच आगे पीछे हो जाता है तो डाइजेशन सही तरह से नहीं हो रही होती, तो इसको भी रेगुलेशन की ज़रूरत होती है, जो आपका होम्योस्टेसिस करता है। इसी तरह आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल है, फैट्स हैं, वाइटामिन हैं, इनको भी रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है। अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो एक डायबिटीज़ की बीमारी काज हो जाती है। इसी तरह आपके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लेवल को भी मेंटेन किया जाता है। आपके कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से खारिज किया जाता है। अगर ये खारिज ना होता तो भी बॉडी के लिए नुकसानदा होता, तो इसको भी मेंटेन करने के लिए होम्योस्टेसिस अपना रोल प्ले करता है। इसी तरह मेटाबॉलिक जो वेस्ट्स हैं, यानी यूरिया, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको भी बॉडी से खारिज किया जाता है, या इसको भी मेंटेन रखने के लिए होम्योस्टेसिस काम कर रहा होता है। यहाँ तक कि आपके अंदर बॉडी का जो वाटर लेवल है वो भी ज़्यादा हाई नहीं होता और ज़्यादा कम नहीं होता, मतलब जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है उसी पर इसको मेंटेन रखा जाता है। ज़्यादा है तो इसे खारिज किया जाता है, अगर कम है तो इसे गेन किया जाता है। इसी तरह ब्लड प्रेशर है, वो भी एक नॉर्मल एक लिमिट में रहना चाहिए। अगर ये ज़्यादा थोड़ा सा भी ज़्यादा होता है तो बॉडी की जो हालत है वो ख़राब हो जाती है, पूरा बॉडी का फंक्शन, पूरा सिस्टम दरम बरम हो जाता है। इन सारी इन कंडीशंस को मेंटेन रखने के लिए हमारे पास एक निज़ाम है जिसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो होम्योस्टेसिस के पास एक सिस्टम है पूरा,
जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। ऑल दीज होम्योस्टैटिक कंडीशंस आर कंट्रोल्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स बाय सेक्रीशन ऑफ देयर हार्मोन्स। तो होम्योस्टेसिस एंडोक्राइन ग्लैंड्स की मदद से इंटरनल बॉडी कंडीशंस को मेंटेन कर रहा होता है। कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है और ये हार्मोन किस टारगेट पर जाकर काम करता है, हर कंडीशन के लिए एक मखसूस ग्लैंड और एक मखसूस हार्मोन काम कर रहा होता है जिसकी अपनी अपनी ड्यूटीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपका पेंक्रियास इंसुलिन और ग्लूकागॉन दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन ब्लड के अंदर जाकर आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ लेवल को डिक्रीज़ करता है, यानी इसको इंक्रीज़ होने नहीं देता। इसी तरह दूसरा हार्मोन ग्लूकागॉन जो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ लेवल को डिक्रीज़ होने नहीं देता, ये इसको इंक्रीज़ करता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे होते हैं, यानी इंसुलिन उसको इंक्रीज़ होने नहीं देता, बढ़ने नहीं देता, जबकि ग्लूकागॉन उसको कम होने नहीं देता। ये इसी तरह दोनों हार्मोन्स ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ लेवल को मेंटेन रखते हैं। तो ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड पेंक्रियाज है जिसका ये फंक्शन होता है। इसी तरह मुख्तलिफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपना अपना काम कर रहे होते हैं होम्योस्टेसिस यानी बॉडी के इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लैंड्स और हार्मोन्स बॉडी के अंदर काम कर रहे होते हैं। होम्योस्टेसिस के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन। थर्मोरेगुलेशन नाम से ज़ाहिर है यह टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा होता है, द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, और इसका कंट्रोल ब्रेन के पास होता है। दूसरा है ऑस्मोरेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट वाटर एंड साल्ट कंसंट्रेशन। वाटर एंड साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ऑस्मोरेगुलेशन काम कर रहा होता है, जो कि ये काम किडनी परफॉर्म कर रही होती है। इन कंपोनेंट्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इनके नाम का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी लेंथी है, और बल्कि आप इनको चैप्टर का नाम भी दें तब भी सही रहेगा। थर्मोरेगुलेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसी तरह ऑस्मोरेगुलेशन है, आपका एक्सक्रिएशन है, ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, इनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसी तरह एक्सक्रिएशन में आपके बॉडी के अंदर जो वेस्ट्स बनते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, अमोनिया, इन चीज़ों को बॉडी से रिमूव किया जाता है, अदरवाइज़ बॉडी के लिए ये नुकसानदा होते हैं, तो इसको हम एक्सक्रिएशन कहते हैं। इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो एक्सक्रिएशन में जिनका पार्ट्स होता है आर्गन्स का, वो किडनी का रोल होता है, स्किन का, लंग्स का, लिवर का, जैसे किडनी से वाटर, यूरिया, साल्ट वगैरह की रिमूवल होती है, स्किन से भी साल्ट वगैरह निकलते हैं। इसी तरह लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड है, लिवर से आपका अमोनिया, और इसको हम नेक्स्ट इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।